जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड के क्षेत्र में जो स्टूडेंट डीएड कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर होगा। और दोस्तों, जो पेपर आज हम देखने जा रहे हैं ये पेपर नंबर 6 होगा। 2023 में ये पेपर पूछा गया था आपसे, ठीक है। यानी 2023 में जो पेपर पूछा गया था वही पेपर हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इस पेपर से आप 80% यहाँ से देखने के लिए आपको जो 2025 में आप एग्ज़ाम देंगे उसमें देखने के लिए यहाँ से प्रश्न 80% मिलेंगे। तो ये समझ सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होगा ये कितना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, यहीं पर एक बात और बता देना चाहते हैं कि आपको जो पेपर नंबर 1 था, 2, 3, 4 और 5 ये सारे पेपर इस चैनल पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप देखेंगे, वहाँ पर आपको सारे पेपर ये मिल जाएंगे। वो पेपर आप देख लेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, ये जो 6 नंबर का और लास्ट पेपर ये है फर्स्ट ईयर का, यानी जो ये पेपर है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में आपको 6 पेपर करने थे और 6 पेपर जो था वो हम करा दिए आपको, ठीक है। ये जो पेपर है देखेंगे क्यूरिकुलर स्ट्रेटजिक एंड एडाप्टेशन फॉर चिल्ड्रेन, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम होगा उसी के बारे में ये पूछा गया है। ये जो पेपर आपका है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, श्रवण दिव्यांग बच्चे हैं, उनका जो पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होगा उसी के बारे में ये आपका प्रश्न पेपर है, ठीक है। और हर एक पेपर में आपको क्लियर पता ही है कि 45 नंबर का आपका पेपर होगा और इसमें से अगर देखा जाए तो 18 नंबर आपको लाना है और समय आपको मिलेगा 3 घंटा। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपको फॉल्स और ट्रू करना है, यानी सही है तो सही लिख देना है और गलत है तो गलत लिख देना है। यानी आप लिखेंगे कि पहला का ए सही, पहला का बी गलत, यानी ऐसे ही आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब पहला देख लीजिए प्रश्न। दोस्तों, पहला है कि डेफ बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन आवश्यक होता है। तो डेफ का मतलब हो गया स्टूडेंट देखिए, डेफ का मतलब हो गया कि जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं उन्हें ही डेफ कहा जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन आवश्यकता है। मान लीजिए कि जो सामान्य बच्चे जो पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो सामान्य बच्चे पुस्तक को पढ़ रहे हैं वही क्या जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं उस बच्चे को उसी तरीके से पुस्तक देना चाहिए, वो पढ़ लेगा? नहीं दोस्तों, डेफ जो बच्चा है, जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, उसके लिए अगर देखा जाए तो जो हमारा पाठ्यक्रम होगा उसमें अनुकूलन करना आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि अनुकूलन नहीं करेंगे तो वो हमारा जो डेफ बच्चा है, जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, वो बच्चा उसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि पाठशाला का मुख्य धारा पाठशाला का वर्तमान पाठ्यक्रम यूडीएल आधारित होता है। तो दोस्तों, यूडीएल क्या है इसके बारे में, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। जो ये देख रहे हैं यूडीएल, इसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक शिक्षण दृष्टिकोण होता है जिसका उद्देश्य सभी छात्रों की जरूरत, जैसे मान लीजिए कि जो श्रवण दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, यूडीएल का मतलब समझिए कि जो सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चे हैं या किसी भी प्रकार का दिव्यांग बच्चा हो तो उनके शिक्षण वो कैसे सीखेंगे, उन सारे दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए जो यूडीएल है, यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के लिए जो डिजाइन किया जाएगा, जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो उन सभी के क्षमताओं, उन बच्चों के क्षमताओं को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, वही यूडीएल होता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न, विषय वस्तु को काटना पाठ्यक्रम में समायोजन का भाग नहीं है। दोस्तों, अगर दिव्यांग बच्चे हैं, बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, तो एक विषय वस्तु को पाठ्यक्रम के अनुरूप काट देते हैं तो ये दे रहा है कि उसका भाग नहीं है। तो ये आपका गलत हो जा रहा है क्योंकि उसका ये भाग है। नेक्स्ट है सृजनात्मक लेखन सह पाठ्यक्रम गतिविधि है। सृजनात्मक लेखन सह पाठ्यक्रम गतिविधि है, तो दोस्तों ये भी सही है, ये है। नेक्स्ट 5वां नंबर,
पांचवा नंबर है मॉन्टेसरी पद्धति बालक केंद्रित पाठ्यक्रम का उदाहरण है। तो ये मॉन्टेसरी पद्धति बच्चों को खेल पद्धति, कहने का मतलब ये है कि जो मॉन्टेसरी पद्धति है दोस्तों, मॉन्टेसरी पद्धति बालक केंद्रित पाठ्यक्रम का उदाहरण है। तो ये खेल विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है और इसका मतलब ये है कि बच्चों को प्राकृतिक तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, जो मॉन्टेसरी सिद्धा पद्धति है ये पारंपरिक औपचारिक, देखिए औपचारिक या नियमावली इसमें नहीं रहता है, बच्चों के ऊपर निर्भर रहता है, बच्चों को छोड़ दिया जाता है, प्राकृतिक तरीके से ये बच्चे इसमें खेलते हैं, कूदते हैं और सीखते हैं। ठीक है, ये आपका मॉन्टेसरी पद्धति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आपको सही है, बहुविकल्पी में कौन सही है कौन गलत है ये आपको क्लियर करना होगा। विशेष पाठशाला में सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाला पाठ्यक्रम है, यानी विशेष पाठशाला में सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाला पाठ्यक्रम कौन है? शिक्षक केंद्रित, कला केंद्रित, बाल केंद्रित या नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो कोई भी अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का जो शिक्षा का अधिकार बना है इसमें जो सिलेबस हमारा है ये बाल केंद्रित है। बालकों को केंद्र में रख करके हमें विद्यालय बनाना है, बालक को केंद्र में रख करके हमें टीचर चाहिए, बालक को केंद्र में रख करके बिल्डिंग इत्यादि सारे बाल केंद्रित हैं। मॉन्टेसरी पद्धति किस पर केंद्रित है दोस्तों? खेल पद्धति पर केंद्रित है, या यहाँ पर देखेंगे संवेदी प्रशिक्षण, श्रवण प्रशिक्षण या प्रायोगिक प्रशिक्षण। तो जो हमारा खेल जो ये हमारा मॉन्टेसरी पद्धति है दोस्तों, ये खेल पद्धति पर केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है? यानी पाठ्यक्रम की विशेषता कौन है? समुदाय की मांग, अनुकूलनीय, लचीलापन, और उसके बाद देखेंगे कि विद्यार्थियों को हतोत्साहित करने वाला। जो हमारा पाठ्यक्रम है दोस्तों, सीटेट का क्वेश्चन अगर इसको मान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये सीटेट हतोत्साहित करना ये आपका नहीं है। यानी पाठ्यक्रम का अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम क्या ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को हतोत्साहित करे? नहीं होना चाहिए। समुदाय जैसा कह रहा है उस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अनुकूलनीय होना चाहिए कि यानी जो समाज है, जो हमारा प्रत्यक्ष रूप समाज है उसके अनुकूलनीय हो, बच्चे सीख सके। लचीलापन होना चाहिए, न कि विद्यार्थियों को हतोत्साहित करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट चौथा है कि चित्रण का अनुकूलन। चित्रण का अनुकूलन करना पाठ्यक्रम अनुकूलन का भाग है। यह वाक्य है सही है, गलत है, अंशतः सही है, अंशतः गलत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल क्या है? तो ये बिल्कुल क्या है कि ये बिल्कुल आपका सही है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर 9 प्रश्न होंगे और एक नंबर यानी एक लाइन आपको लिख देना है और एक नंबर का ये प्रश्न होगा। ज्ञान आधारित मूल्यांकन के लिए कोई एक आवश्यकता। दोस्तों ज्ञान आधारित मूल्यांकन के लिए कोई एक आवश्यकता क्या है? तो इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो बालक होते हैं, बालक की शैक्षिक उपलब्धि, योग्यता, उनकी रुचि, अभिरुचि इत्यादि को प्राप्त करने के लिए जो हमें ज्ञान आधारित मूल्यमापन है, यानी बच्चों का हम मूल्यांकन क्यों करेंगे? बच्चों का मूल्यांकन करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? ज्ञान आधारित मूल्यमापन के लिए कोई एक आवश्यकता लिखिए। क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है? तो बच्चों के अभिरुचि को, यानी बच्चा किसमें अभिरुचि ले रहा है, बच्चे के पास क्या जानकारी है, उसी को जानने के लिए तो हम मूल्यांकन करते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन एवं मापन अंतर्निहित होते हैं। यानी जो हम लोग शिक्षण बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं उसमें बच्चों से बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मूल्यांकन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पाठ्यक्रम और अभ्यास। पाठ्यक्रम और अभ्यास क्रम के बीच कोई एक अंतर लिखिए। यानी पाठ्यक्रम और पाठ्य अभ्यास ये क्या चीज़ होता है, इसमें एक अंतर लिखना है। तो इसका एक अंतर है, जो पाठ्यक्रम होता है दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिए, जो हमारा पाठ्यक्रम है ये व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित करने का एक तरीका है। जबकि अभ्यास जो ये है, अभ्यास ये पाठ्यक्रम और छात्रों के बीच की कड़ी है। जो हमारा पाठ्यक्रम है और छात्र हैं, ठीक है, हमारा पाठ्यक्रम हो गया और छात्र के बीच का एक कड़ी है अभ्यास क्रम। अब इसी में देखेंगे तो पाठ्यक्रम शिक्षकों द्वारा डिजाइन की जाती है। जो ये पाठ्यक्रम होता है एक शिक्षक होता है, डिजाइन करता है, और अभ्यास शिक्षक द्वारा बच्चों को कराया जाता है और बच्चे ये अभ्यास करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों UDL का कोई एक सिद्धांत लिखिए।
यूडीएल यानी यूडीएल अभी आपको हम बताएं कि यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एक प्रभावी नेटवर्क है, यानी इसको एक प्रभावी नेटवर्क बोल सकते हैं कि नेटवर्क है जो शिक्षार्थियों के लिए कई साधन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी जो बच्चे सीखते हैं उनको कई प्रकार से, यानी किस तरीके से नेटवर्क के माध्यम से बच्चे को अच्छे अच्छे साधन दिए जाएं कि बच्चे जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं इत्यादि। नेक्स्ट है कि डेफ के लिए मंटेसरी पद्धति की एक मर्यादा लिखिए, यानी जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं उनको मंटेसरी पद्धति की मर्यादा के बारे में बताया गया है। तो मंटेसरी पद्धति दोस्तों आपको हम बताएं कि ये एक प्राकृतिक है, प्रकृति में बच्चे को छोड़ दिया जाता है, गार्डन उसमें बच्चा क्या करता है कि सीखता है, उसको हम लोग ध्यान देते रहते हैं, एक शिक्षक का मॉनिटरिंग करता रहता है और ये बच्चे को खेल खेल के माध्यम से ही सिखाया जाता है और ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक में अपना दिया जाता है। नियमावली का इसमें ध्यान उस तरीके से नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर का प्रश्न है, कोई एक कारण पाठशाला पाठ्यक्रम का अधिगम करने में डेफ को क्यों चुनौती का सामना करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि स्कूल में जो डेफ एंड डम, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं और जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको पढ़ने में दिव्यांग बच्चों को क्या चुनौती का सामना करना पड़ता है। पहले तो सुनते नहीं हैं तो टीचर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसको देखने सुनने समझने में दिक्कत होती है इत्यादि, ये सारे समस्या। पाठ्यक्रम की परिभाषा दोस्तों, पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम किसी विषय की वह विषय वस्तु है, ठीक है। पाठ्यक्रम जो आप देख रहे हैं ये पाठ्यक्रम किसी जो विषय, मान लीजिए कि हिंदी हमारा विषय है, हिंदी का पाठ्यक्रम, तो हिंदी का पाठ्यक्रम हमें हिंदी में क्या पढ़ना है उस विषय वस्तु है जो क्रम से व्यवस्थित होता है, क्रम से व्यवस्थित होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वही हमारा पाठ्यक्रम होता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन और मापन के बीच एक अंतर। दोस्तों मूल्यांकन क्या कहलाता है? मापन। मूल्यांकन से हमें पता चल जाता है कि 1 केजी है, 2 किलो है, 3 किलो है। अब अभी किसी बच्चे का व्यवहार का मूल्यांकन करना है तो व्यवहार का किलो इस चीज़ के बारे में तो हमें पता नहीं चलेगा कि तो मूल्यांकन हमें उसका प्रत्यक्ष रूप से परिणाम देता है। जो मूल्य मापन है दोस्तों, मूल्य मापन इसका उद्देश्य फीडबैक प्रदान करना और व्यवहार में बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना, ये मूल्यमापन कहाएगा। मूल्यांकन और मूल्यांकन और मूल्यमापन या मापन अधिगम मूल्यांकन, ये आप अच्छी तरीके से एक बार अपने तरीका से इसको देख लेंगे। दोस्तों 8वां नंबर, पाठ्यक्रम विकास का कोई एक चरण के बारे में लिखिए। पाठ्यक्रम विकास के चरण यानी पाठ्यक्रम का जो हम विकास करते हैं, जो पाठ्यक्रम हिंदी, मैथ, इंग्लिश जो भी होता है उसका पाठ्यक्रम का हम जब विकास करते हैं तो उस पाठ्यक्रम के विकास के क्रम में हमें क्या होना चाहिए। तो लक्ष्य और उद्देश्य का चयन, पहला है हमारा लक्ष्य और उद्देश्य का चयन। दूसरा आपको करना होगा दोस्तों अधिगम के अनुभवों का चयन, यानी कौन सा अधिगम करना है, बच्चे क्या सीखेंगे उसका चयन करना है। उसके बाद सामग्री का चयन कर लेंगे। उसके बाद हम फीडबैक उसमें देखेंगे कि सामग्री और अधिगम के अनुभवों का एकीकरण और उसके बाद अधिगम के परिणाम का मूल्यांकन, यानी सीखने का मूल्यांकन लास्ट में होता है। 9th नंबर का प्रश्न, पाठ नियोजन में ध्येय और उद्देश्य के बीच एक अंतर। पाठ नियोजन यानी लेसन प्लान। दोस्तों लेसन प्लान क्या होता है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बीच एक अंतर लिखना है, ठीक है। वन डिफरेंस बिटवीन एम्स, ठीक है। पाठ नियोजन में ध्येय और उद्देश्य के बीच का एक अंतर, लेसन प्लान इत्यादि के बारे में आपको लिख देना। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 प्रश्न, 4 में से 4 प्रश्न, यहाँ पर 6 प्रश्न आपको मिलेंगे। 4 प्रश्न आपको करना होगा और 3-3 नंबर का प्रश्न होगा। 12 नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ही पूछा गया है कि पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत लिखिए। पाठ्यक्रम विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं ये आपको लिख देना होगा। आप अपने कॉपी पर एक नोट्स बना रहे होंगे तो ये पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत लिख लेंगे, उसको ध्यान में दे लेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है प्री स्कूल पाठ्यक्रम की विशेषता, यानी जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है, स्कूल से पहले के पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होना चाहिए। भाषा आधारित मूल्यांकन की खामियां क्या क्या हैं। UDL पाठ्यक्रम का महत्व क्या है। उसके बाद 5 नंबर पर देखेंगे कि
NEP 2020 के अनुसार भाषा पर सिफारिश क्या क्या किया गया है। उसके बाद NEP के बारे में आप बढ़िया से देख लीजिएगा। 1 नंबर देखिए यहाँ पूछा पाठ्यक्रम अनुकूलन की रणनीतियाँ बताइए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से आपको करना होगा और 8 नंबर का होगा, और यहाँ आपको मिलेंगे 2 प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, क्या पूछा गया है। मूल्यमापन संकल्पना स्पष्ट कीजिए। मूल्यमापन के बारे में एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ एवेल्युएशन, एलिब्रेट एंड ठीक है प्रेजेंट। ठीक है, मूल्यमापन संकल्पना स्पष्ट कीजिए। विशेष पाठशाला में विद्यार्थियों के मूल्यमापन की वर्तमान प्रथाओं को विस्तारित कीजिए। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो ये प्रश्न आपके पसंद के प्री स्कूल कक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकास के चरण को स्पष्ट करें। यानी जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, स्कूल के पहले यानी होता है ना प्री नर्सरी, LKG UKG, ये सब उसके पहले यही जो पाठ्यक्रम है इसमें क्या करेंगे, स्कूल से पहले का पाठ्यक्रम, उसके चरण। अब यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न आ गया। एक प्रश्न आपको यहाँ से भी करना है, 2 प्रश्न यहाँ भी देखने के लिए आपको मिलेंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि किंडरगार्टन पाठ्यक्रम की विशेषता है स्पष्ट कीजिए। दोस्तों किंडरगार्टन पद्धति ये आप देखेंगे बच्चों को बगीचा में रख करके जैसे फूल की सेवा की जाती है, उसी तरीके से ये किंडरगार्टन पद्धति है, उसको आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। बहुत अच्छी ये किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति, ये दोनों को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। दोनों यह पाठ्यक्रम मॉन्टेसरी पाठ्यक्रम से कैसे अलग है, यानी किंडरगार्टन पद्धति और मॉन्टेसरी पद्धति, ये दोनों पद्धति को आप देख लेंगे और पाठ्यक्रम को देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर वो मान लीजिए कि नहीं आता है तो आप ये दोनों प्रश्न तैयार रखेंगे तो आपको 2025 में जो पेपर होने वाला है, आप पेपर जो देंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। समावेशी प्री स्कूल के लिए UDL पाठ्यक्रम को तैयार करने के मार्ग और साधन पर चर्चा कीजिए। दोस्तों UDL का देखे आप 3 जगह प्रश्न पूछा है। UDL क्या है और पाठ्यक्रम क्या है, मापन मूल्यांकन क्या है इत्यादि, ये सारे जो पॉइंट आप देखें, इन सारे पॉइंटों को अगर आप तैयार कर लेते हैं एक अपने डायरी पर अपने भाषा में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यहीं से जो हम बोल रहे हैं कि 70 से 80% आप ला लेंगे, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि केवल ये पेपर आप तैयार कर लेंगे तो वहाँ से आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ये पेपर आपको कैसा लगा? आपको अगर देखा जाए दोस्तों तो 6 पेपर कंप्लीट करा दिया गया। आप अपने स्तर से तैयारी करेंगे और कोई भी समस्या होती है तो कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, उसको देख करके हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।